हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश अवस्थी गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कल पास हुए अध्यादेश के बारे में। कल मतलब 22 अप्रैल को एक ऑर्डिनेंस पास किया गया, जिस ऑर्डिनेंस के बिहाफ पे ये कहा गया है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं अब उन पर अगर कोई भी अटैक होता है तो वो अब एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, मतलब गैर जमानती अपराध होगा। आप देख रहे थे कि जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन पर अटैक हो रहे थे जब वो उन एरियाज़ में जा रहे थे जहां कोविड-19 के पेशेंट हैं। उनकी चेकिंग के लिए जब उस एरिया में जा रहे थे तो कई जगह हमला हुआ। जैसे इंदौर की एक न्यूज़ आप सभी ने देखी होगी, वहां पर हेल्थ केयर वर्कर्स जब गए थे चेकिंग करने के लिए, सैंपल्स लेने के लिए, तो उन पर हमला किया गया भीड़ के द्वारा। तो ऐसे कई जगह पर हमले हुए। तो इसी के बिहाफ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, इन हमलों को रोकने के लिए एक ऐसा एक्ट आप कह सकते हो, क्योंकि एक्ट के जैसा ही ऑर्डिनेंस होता है। ठीक है, हम जानेंगे कि एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या डिफरेंस है। तो कुल मिलाकर के सरकार ने एक कानून बना दिया है अध्यादेश के द्वारा कि अब इन पर कोई भी अगर अपराध होता है या इनके साथ कोई भी गलत व्यवहार होता है तो वो एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा और नॉन बेलेबल भी होगा, गैर जमानती भी होगा। तो दोस्तों, ये देखिए, इसके बारे में हम जानेंगे। अटैक ऑन हेल्थ केयर वर्कर्स इज नाउ नॉन बेलेबल ऑफेंस, एक गैर जमानती अपराध है। ऑर्डिनेंस अध्यादेश प्रोमुलगेटेड पास हो गया टू अमेंड इपिडेमिक डिसीज एक्ट। ये जो अध्यादेश पारित हुआ है, इस अध्यादेश के द्वारा क्या किया गया है, लगभग 123 साल पुराने कानून को, 123 ईयर्स बिफोर का एक कानून है इपिडेमिक डिसीज एक्ट, महामारी अधिनियम, उसमें बदलाव किया गया है, उसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से जानेंगे। अध्यादेश क्या होता है ये भी हम जानेंगे, और क्या क्या चीज़ें इस अध्यादेश के द्वारा इस एक्ट में जोड़ी गई हैं, क्योंकि ये कोई नया एक्ट नहीं बनाया गया है, जो पुराना एक्ट था उसी में चीज़ें ऐड करी गई हैं। तो हम जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐड करी गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ जान लेते हैं। देखिए, अपने एक्सप्रेस वीडियो कोर्स के बारे में बता देता हूँ। ये एक एक्सप्रेस वीडियो कोर्स लॉन्च किया गया है गाइडली के द्वारा, जो कि आपके जितने भी मेंस एग्जामिनेशंस हैं, आरबीआई, एसबीआई मेंस, उनके लिए लॉन्च किया गया। बहुत ही अच्छा कोर्स बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पर मिलेंगी सारी की सारी आपको। 400+ प्रैक्टिस पीडीएफ ऑन ईच वीडियो ये मिलेगा आपको। प्रैक्टिस क्विज होगी यहाँ पर ईच वीडियो की। वीकली लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन लिए जाएंगे यहाँ पर। पर्सनल गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, ये एक सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जो उन्हीं लोगों के लिए है जो इस कोर्स को परचेज करेंगे। देन लाइफ टाइम वैलिडिटी है इस कार्ड की, ये एक सबसे यूनिक फीचर है इस कार्ड का। ये बात याद रखिएगा, इस कोर्स का ये सबसे यूनिक फीचर है, क्योंकि जितने भी यूट्यूब पर कोर्स अभी अवेलेबल हैं किसी में भी लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं दी जा रही है, लेकिन गाइडली ने आप सभी के लिए ये कोशिश करी है कि हम अपने बच्चों के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी दे पाएँ। देन प्रीवियस ईयर मेंस रिकैप वीडियोस भी होंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और इस ईमेल आईडी पर क्या कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इस कोर्स की जो फीस है वो पूरी तरीके से आपको वापस कर दी जाएगी, तो विद 100% कैशबैक है। देन कुछ इसके बारे में, हाई लेवल पजल्स यहाँ पे मिलेंगी आपको, हाई लेवल डीआई मिलेगी, देन रीजनिंग मिलेगी, इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगी, A to Z कंप्लीट अर्थमेटिक टॉपिक्स मिलेंगे, जनरल बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस है। और जो कॉस्ट रखी गई आप दोस्तों खुद देख सकते हैं, 1499, इतने कम में। ठीक है, इतने कम में आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो कोई भी कोर्स यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ इतने कम में कोर्स दे रहे हैं। देन अधिक जानकारी के लिए दोस्तों नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं, और ईमेल आईडी है, आप क्या कर सकते हैं, इस पर मेल कर सकते हैं, या ये जो वेबसाइट है इस पर विजिट करिए और इस कोर्स को खरीदिए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट यही है जो मैंने अभी बताया। एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है, ऑर्डिनेंस टू अमेंड इपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, जो महामारी अधिनियम है जो 1897 में बनाया गया था, उसी को अमेंड किया गया है। कुछ चीज़ें उसमें ऐड करी गई हैं इसके द्वारा। तो अगेन यहाँ पर देख सकते हैं आप, कैबिनेट डिसीजन, डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट एंड फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके लिए ही बनाया गया है। कुछ चीज़ें ऐड करी गई, जानेंगे क्या क्या ऐड किया गया है। तो दोस्तों, बैकग्राउंड, आखिर क्यों किया गया ऐसा, आखिर इस अधिनियम में संशोधन क्यों किया गया और इस ऑर्डिनेंस को लाने की क्या आवश्यकता थी। तो दोस्तों, आवश्यकता ये थी कि डे बाय डे हेल्थ केयर वर्कर्स पर अटैक हो रहे थे। और देखिए, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कोरोना से लड़ने के लिए जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसे आप पुलिस की बात कर लीजिए,
आप डॉक्टर्स की बात कर लीजिए, आप जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी बात कर लीजिए, ये कोविड वॉरियर्स हैं। सोचिए हम और आप तो घर में बैठे हैं, लेकिन ये बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब हमसे और आपसे कहीं ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या हुए, योद्धा हुए, फिर भी अगर इन पर हमले होते हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही खराब है। तो इन्हीं हमलों को रोकने के लिए सरकार ने ये अध्यादेश पारित किया है। ये एक तस्वीर है, आप देख सकते हैं, ये इंदौर की है। आपने न्यूज़ चैनल्स पर बहुत इस तरीके के वीडियोस देखे होंगे, तो उसी की एक तस्वीर यहाँ से ली गई है दोस्तों। तो द अमेंडमेंट वॉज नेसेसिएटेड, जरूरी था, इन व्यू ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ अटैक एंड हरासमेंट अगेंस्ट डॉक्टर्स, nurses, paramedical staff, ASA workers, said Union Minister for Information and Broadcasting प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने ये बात बताई, जो कौन है, यूनियन मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। देन अब दोस्तों ऑर्डिनेंस क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, तब हमें न्यूज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए ऑर्डिनेंस क्या होता है, अध्यादेश होता है। बहुत सरल भाषा में समझिएगा। देखिए केंद्र का कोई भी कानून बनता है तो कहाँ बनता है दोस्तों, वो बनता है पार्लियामेंट में। केंद्र का कोई भी कानून कहाँ बनता है, पार्लियामेंट बनता है। लेकिन पार्लियामेंट में बनेगा तो तभी जब सेशन चल रहे हों। अब पूरे साल में 3 सेशन होते हैं, आप जानते हैं। वर्ष की शुरुआत में जो ईयर की स्टार्टिंग होती है तो बजट सेशन होता है, उसके बाद फिर मॉनसून सेशन होता है जुलाई अगस्त सितंबर, देन उसके बाद होता है विंटर सेशन जिसे हम शीतकालीन सत्र कहते हैं, नवंबर और दिसंबर में। ऐसा नहीं है कि पूरे साल संसद जो है बैठती है, तो संसद पूरे साल तो नहीं चलती है, लेकिन अब संसद अगर ना चल रही हो और कोई कानून लाना बहुत जरूरी हो तो उस कानून को राष्ट्रपति ला सकता है अध्यादेश के माध्यम से। तो अध्यादेश और अधिनियम दोनों में जो बातें कही जाती हैं उनकी जो वैल्यू है वो एक समान होती है। वैल्यू क्या होती है, दोनों की एक समान होती है। कुछ जान लेते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंतर्गत, द पावर टू मेक लॉज रेस्ट विद द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब है विधायिका, तो ये सारी पावर किसके पास होती है दोस्तों, विधायिका के पास होती है। हाउ एवर इन केस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, जब संसद सत्र में नहीं होता है, एंड इमीडिएट एक्शन नीडेड, और कोई इमीडिएट एक्शन हमें चाहिए होता है, जरूरी होता है, मतलब कोई कानून बनाना अनिवार्य हो जाता है, तो द प्रेसिडेंट, ये बात याद रखिएगा कि अध्यादेश कौन ला सकता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है। द प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस, एन ऑर्डिनेंस इज अ लॉ। ऑर्डिनेंस भी क्या है दोस्तों, एक नियम है, कानून है, एंड कुड इंट्रोड्यूस लेजिस्लेटिव चेंजेस, और इसके द्वारा भी जो लेजिस्लेटिव चेंजेस हैं, जो विधायी परिवर्तन हैं, वो किए जा सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड दैट द लेजिस्लेटिव पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस इन द नेचर ऑफ एन इमरजेंसी पावर। ये जो ऑर्डिनेंस इशू करने की जो पावर है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बताया, ये एक इमरजेंसी पावर है, एक आपातकालीन शक्ति है। तो आप जानते हैं जितनी भी आपातकालीन शक्तियां हैं वो किसके पास हैं, वो देश के राष्ट्रपति के पास हैं। तो ये भी एक तरीके से आपातकालीन शक्ति है। क्या, लॉ मेकिंग इमरजेंसी पावर, एक कानून बनाने की आपातकालीन शक्ति, तो ये भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। गिवन टू द एग्जीक्यूटिव्स ओनली, और एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है, अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट है। दैट्स वाई टू मीट एन इमरजेंट सिचुएशन, जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसके लिए। एन ऑर्डिनेंस इज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है, पास्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 123। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 के अंतर्गत आता है। कॉन्स्टिट्यूशन का 123 नंबर का आर्टिकल अध्यादेश या ऑर्डिनेंस के बारे में बताता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट होल्ड्स सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। जो संसद के द्वारा अधिनियम पास होते हैं ना, उसी के बराबर इसकी भी वैल्यू मानी जाती है। कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, द मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज 6 मंथ। देखिए अब क्या होगा, अध्यादेश तो पारित हो गया, अध्यादेश पारित होने के बाद जब भी संसद का सत्र शुरू होगा, अध्यादेश पारित होगा, उसके बाद जब भी संसद का सत्र शुरू होगा तो संसद का सत्र शुरू होने के 6 हफ्ते के अंदर उसे क्या मिल जाना चाहिए, अनुमोदन, मतलब ये कंफर्मेशन मिल जाना चाहिए कि हाँ हम इससे आगे लॉज बनाएंगे। तो एक अनुमोदन मिलना अनिवार्य है, और उसके बाद फिर 6 महीने के अंतर्गत उस पर एक्ट बना दिया जाता है, जिससे वो पूरी तरीके से 100% एक्ट बन जाता है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी मेड थ्रू ऑर्डिनेंस रूट। ये बात भी अपने दिमाग में याद रखेगा कि इसके थ्रू किसी एक्ट में तो अमेंडमेंट कर सकते हैं, जैसे अभी क्या किया गया, ऑर्डिनेंस पास करके हम एपिडेमिक्स डिसीज एक्ट को
चेंज कर रहे हैं, उसमें कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं, लेकिन संविधान में कोई भी बदलाव ऑर्डिनेंस के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ये चीज भी आपको अपने दिमाग में रखनी है। ऑर्डिनेंस विल एक्सपायर आफ्टर 6 वीक्स। देखिए, अगर संसद सत्र शुरू हुआ और 6 हफ्ते के अंदर इसे कंफर्मेशन नहीं मिला तो वो अपने आप क्या मान लिया जाता है, लैप्स मान लिया जाएगा, एक्सपायर मान लिया जाएगा। लेकिन उसके द्वारा जो कानून लागू किए गए थे वो एक्सपायर नहीं होते हैं, ये बात याद रखिएगा। मतलब उस समय जो भी कुछ हुआ है उस अध्यादेश के द्वारा वो वैलिड माना जाएगा। देन ऐसे ही ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर के पास भी होती है। किसके पास होती है? गवर्नर, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके पास भी, लेकिन सिर्फ राज्य के अंतर्गत। देखिए, राज्य भी क्या है, जितने भी स्टेट्स हैं वो लॉज बनाते हैं अपने स्टेट्स के लिए। देखिए, इस पार्लियामेंट में जो लॉज बनते हैं वो पूरे देश के लिए होते हैं, लेकिन हर स्टेट में अपनी असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधानसभा कहते हैं, वहां पर भी अधिनियम बनते हैं, लेकिन वो अधिनियम सिर्फ और सिर्फ उसी राज्य के लिए होते हैं। तो उस राज्य के लिए अगर कोई कानून बनाना अनिवार्य है और विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन नहीं चल रहा है, तो गवर्नर के पास पावर है कि गवर्नर भी ऑर्डिनेंस बना सकता है। चीजें सब सेम होंगी, बस गवर्नर के पास भी जो स्टेट से संबंधित पावर है कि वो स्टेट के लॉज पर ऑर्डिनेंस ला सकता है। देन What will happen to the ordinance when parliament meets? अभी बता चुका हूं मैं आपको। After the ordinance is notified, it is to be led before parliament within 6 weeks of its first meet sitting. जब भी पहली बैठक होगी तो 6 हफ्ते के अंदर क्या करना है, उसे कंफर्मेशन मिलना है। पार्लियामेंट कुड ईदर चूज टू पास द ऑर्डिनेंस। संसद जो है वो इसको क्या है, चूज कर सकती है कि इस ऑर्डिनेंस को पास किया जाए, इसको डिसअप्रूव किया जाए, या अगर कुछ नहीं करती है तो क्या है, 6 हफ्ते में लैप्स हो जाएगा। इन एडिशन द प्रेसिडेंट में चूज टू विड्रॉ द ऑर्डिनेंस। इसके पहले राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इसको विड्रॉ करने के बारे में भी सोच सकता है। मतलब राष्ट्रपति ही ऑर्डिनेंस ला सकता है और राष्ट्रपति ही ऑर्डिनेंस को विड्रॉ भी कर सकता है। वंस द ऑर्डिनेंस इज लेड इन पार्लियामेंट, जब एक बार रख दिया जाएगा, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ बिल। गवर्नमेंट इसको लेकर के एक बिल आएगी एड्रेसिंग द सेम इशू। देखिए, संसद में हमेशा कानून बनाने के पहले बिल लाए जाते हैं, हिंदी में हम विधेयक कहते हैं। तो बिल पास हो जाता है तो क्या बन जाता है, अधिनियम, एक्ट बन जाता है। तो बिल क्या है, बिल क्या है, अ प्रपोजल ऑफ लॉ इज कॉल्ड अ बिल। किसी भी कानून को बनाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे हम बिल कहते हैं, और वो प्रस्ताव अगर पास हो गया तो वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। सेम एज ऑर्डिनेंस में जो इश्यूज लिखे हैं उन्हीं को लेकर के एक बिल लाया जाएगा। वो बिल जब पास हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा। The bill is supposed to highlight the reasons that necessitated the issue of the ordinance. मतलब वो बिल ये बताएगा कि इस ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत थी जो हम लेकर के आए। Thereafter the bill follows the regular law making process. मतलब जैसे सभी कानून बनते हैं वैसे ही वो बिल फिर क्या है, कानून बनेगा। तो आई होप आपको ऑर्डिनेंस के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि आखिर अध्यादेश क्या होता है और क्यों लाया जाता है। अब जान लेते हैं क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इसमें। अबाउट द न्यूज, देखिए ये है स्टॉप अटैक ऑन डॉक्टर्स ऑर्डिनेंस पास्ड। देखिए, फॉलोइंग कंप्लेंट्स फ्रॉम द मेडिकल फ्रेटर्निटी द यूनियन कैबिनेट। जो यूनियन कैबिनेट है, देखिए एक बात और याद रखिएगा, राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जो काम करता है वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। मतलब राष्ट्रपति वही काम करेगा जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, देश का प्रधानमंत्री। तो पूरी कैबिनेट मिलकर के डिसीजन लेती है, वो डिसीजन फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसे कंफर्म कर देता है। तो दैट्स वाई हम यहां पर किसकी बात करें, यूनियन कैबिनेट। तो यूनियन कैबिनेट टुडे का मतलब है 22 अप्रैल, डिसाइडेड टू मेक एक्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ एज अ कॉग्निजेबल, एक संगीन अपराध माना जाएगा, एंड नॉन बेलेबल, गैर जमानती अपराध, मतलब इस अपराध में जमानत भी नहीं मिलेगी। यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, अभी बताइए कौन है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, सेड द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस टू अमेंड द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। इसी अधिनियम को में बदलाव करने के लिए इस ऑर्डिनेंस को लाया गया। In this context, the Union Cabinet in its meeting
हेल्ड ऑन 22 अप्रैल, ये 22 अप्रैल मतलब मैं कल की बात कर रहा हूं, has approved promulgation of an ordinance to amend the Epidemic Disease Act 1897 to protect किसकी सुरक्षा के लिए, हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल, जो स्वास्थ्य कर्मी है उनके लिए, एंड प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग देयर लिविंग, जहां वो रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी या जहां वो काम करते हैं उस प्रेमाइजेस को अगर कोई भी नुकसान पहुंचता है तो वो सभी इस दायरे में लिए गए हैं, इसको याद रखना है आपको। देन द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, हैज गिवन हिज एसेंट, अपनी अनुमति दे दी है राष्ट्रपति ने, फॉर प्रोमुलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस, इस अध्यादेश को पारित करने की अनुमति। पहले यूनियन कैबिनेट ने प्रपोजल दिया, वो यूनियन कैबिनेट का प्रपोजल पहुंचा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति ने उसे पास कर दिया, तो ऑर्डिनेंस कंफर्म्ड हो गया। द ऑर्डिनेंस प्रोवाइड्स फॉर मेकिंग सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस कॉग्निजेबल, जो बताया संज्ञेय अपराध, नॉन अवेलेबल ऑफेंस, एंड फॉर कंपनसेशन फॉर इंजरी टू हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल, अगर ऐसा कोई करता है तो कंपनसेशन दिया जाएगा किसे, हेल्थ केयर पर्सनल को, फॉर कॉजिंग डैमेजेस और लॉस टू द प्रॉपर्टी, उनकी जो प्रॉपर्टी है या उन्हें जो डैमेज हुआ है उसके लिए इन्हें कंपनसेशन दिया जाएगा, इन विच हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल may have a direct interest in relation to the epidemic। याद रखिएगा, जो सीधे सीधे इस डिसीज से जुड़े हुए हैं और इस पर काम कर रहे हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई भी उन पर अपराध किया जाता है या उनकी संपत्ति को डैमेज किया जाता है तो कंपनसेशन भी मिलेगा। अब कुछ पॉइंट्स, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो ध्यान रखिए। पहली बात बता चुका हूं अभी आपको कि ये कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया गया, संगीन अपराध और गैर जमानती अपराध। कमीशन और एबिटमेंट ऑफ सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस शैल बी पनिश्ड विद, जो पनिशमेंट मिलेगी वो क्या है, इंप्रीजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 3 months to 5 years, 3 महीने से लेकर के 5 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन हो सकता है 50,000 से लेकर के कितना, 2 लाख रुपए तक। एक तो ये बात है, अगर ये ग्रीवियस हर्ट है, ज्यादा आपने क्या किया है, हर्ट कर दिया है, ग्रीवियस हर्ट की के केस में क्या किया गया है, इंप्रीजनमेंट को बढ़ा दिया है। इंप्रीजनमेंट शैल बी फॉर अ टर्म ऑफ 6 months से 7 years एंड विद फाइन ऑफ 1 लाख to 5 लाख। मतलब आप ये समझ लीजिए अधिकतम 7 सालों की सजा हो सकती है अगर ऐसा कोई अपराध करता है, और कंपनसेशन 5 लाख रुपए तक हो सकता है मैक्सिमम। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त द ऑफेंडर, जो ऐसा ऑफेंस करेगा, शैल ऑल्सो बी लाइबल टू पे कंपनसेशन टू द विक्टिम, विक्टिम का मतलब पीड़ित, पीड़ित मतलब डॉक्टर्स, एंड ट्वाइस द फेयर मार्केट वैल्यू फॉर डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, जो उनकी प्रॉपर्टी डैमेज होंगी उस प्रॉपर्टी के लिए दुगना, जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस प्रॉपर्टी की, उसका दुगना कंपनसेशन भी वही व्यक्ति भरेगा जो ऐसा ऑफेंस करेगा। ऑफेंसेस शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, एक ऑफिसर जिसकी रैंक किसके बराबर होगी, एक इंस्पेक्टर के बराबर रैंक होगी। मतलब एक पुलिस में जो इंस्पेक्टर है वो इसको इन्वेस्टिगेट करेगा और 30 डेज में अपनी रिपोर्ट देगा। उसकी रिपोर्ट के बाद ट्रायल शुरू किया जाएगा और वो ट्रायल क्या होगा, 1 साल में कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर 1 साल के आगे बढ़ सकता है जब कोर्ट कोई ऐसा रीजन दे कि इसको आगे बढ़ाना है या कोई इमरजेंसी सिचुएशंस हो तो ये आगे बढ़ेगा, वरना 1 साल में ट्रायल को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो इसमें अमेंड हुआ है, जो चेंजेस हुए हैं, इस बात को आप लोगों को दिमाग में रखना है। बिल्कुल यही मेन पॉइंट्स हैं, सब दिमाग में रख लीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा। इंप्रीजनमेंट हो सकता है अगर नॉर्मल है तो 3 मंथ से लेकर के 5 years, फाइन 50,000 से 2 लाख, अगर ग्रीवियस हर्ट है तो इंप्रीजनमेंट 6 मंथ से लेकर के 7 years, फाइन ऑफ 1 लाख to 5 लाख, याद रखिएगा। देन कंक्लूजन क्या है, अब देखिए कंक्लूजन बता देता हूं पर्टिकुलर। देखिए हेल्थ केयर वर्कर्स क्या हैं, मैंने अभी बताया आपको, ये फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं, इनको सपोर्ट करना इस समय बहुत जरूरी है। देखिए हम और आप अगर कोरोना वायरस से पीड़ित हो गए तो हमारा आपका इलाज कौन करेगा, डॉक्टर्स करेंगे। और अगर डॉक्टर्स पर इस तरीके के हमले हो रहे हैं और कहीं वो घर में बैठ गए, उन्होंने हमारा इलाज करने से मना कर दिया, तो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि अगर कोरोना वायरस को कोई ख़त्म कर सकता है तो एक तो हम और आप लोग कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके, लेकिन हम तो क्या है प्रिवेंशन कर रहे हैं, रोक रहे हैं। लेकिन अगर वो चीज़ हो जाती है तो उसमें कौन काम आएगा। अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया तो उस डिसीज़ को
सही करने के लिए कौन काम आएंगे? डॉक्टर्स ही काम आएंगे। तो दैट्स वाई इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए ये चेंजेस किए गए हैं। तो यही इसका कंक्लूजन है, याद रखिएगा। तो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस समय हमें और आपको सभी को मिलकर के इन्हें थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि हम और आप घर में बैठे हैं, ठीक है, हम और आप कोरोना वायरस से बचे हुए हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो कोरोना वायरस पेशेंट के साथ सुबह से शाम लगे हुए हैं। तो हमें इनका सम्मान करना चाहिए, जिस तरीके से हम कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, इनके अगेंस्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो उन्हीं को रोका जाएगा इस अध्यादेश के द्वारा। तो आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो इतना ही है इस सेशन में। सेशन पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कुछ कमी हो तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।